भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को बम बम भोले, हर हर महादेव, नमः शिवाय। मित्रों, प्रायः हमसे भी कमेंट के माध्यम से बहुत बार पूछा गया है, वो लोग जिज्ञासा भी रखते हैं। कुछ ज्योतिषियों ने बताया भी है, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं बताया। आज उसी विषय को लेकर प्रस्तुत होते हैं इस ज्योतिष के महासमुद्र में, कि सबको पता है लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है और एक सूर्य कुंडली होती है। ये तीनों कुंडलियां जब एक जगह मिला दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, तो उसको सुदर्शन कुंडली कहते हैं। उसको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, जब तीनों कुंडलियों की युति कर दी जाती है, उनका मिश्रण कर दिया जाता है, तो वो हो जाती है सुदर्शन कुंडली। अच्छा, फलादेश को सुस्पष्ट करने के लिए सुदर्शन पद्धति से कुंडली यदि नहीं देखी गई है तो फलादेश में चूक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। पहले लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली और उसके ऊपर सूर्य कुंडली, ये तीनों कुंडलियां एक साथ होती हैं। अच्छा, कोई भी विषय, किसी भी विषय पर विचार करने के लिए, विद्या पर विचार करने के लिए, सर्विस पर विचार करने के लिए, व्यापार पर विचार करने के लिए, आयु पर विचार करने के लिए, विवाह पर विचार करने के लिए, संतान पर विचार करने के लिए, हमारे जीवन के जितने भी फैक्टर हैं, जो मुख्यतया फैक्टर है, उन पर विचार करने के लिए यदि ये सुदर्शन कुंडली, जो लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों कुंडलियों को मिलकर के बनती है, अगर दो कुंडलियों के द्वारा बात कन्फर्म हो जाती है तो उसका फलादेश बहुत अच्छा और सटीक हो जाता है। और यदि इन तीनों कुंडलियों के माध्यम से और एक ही बात जब निकल करके आती है, एक ही निर्णय आता है, तो बात गारंटेड हो जाती है, उसकी गारंटी हो जाती है कि ऐसा ही होगा। अच्छा, इसके बाद में एक आता है षड्बल और एक होता है षड्वर्ग। मित्रों, ये ज्ञान का विषय है, ज्योतिष का विषय है, और मित्रों, हम भी विद्यार्थी हैं और आप भी विद्यार्थी हैं। अच्छा, विद्यार्थी को पढ़ा तो नहीं करता सकता, लेकिन अपना विचार तो साझा कर सकता है। तो आप सभी लाखों लोग जो हमको सुनते हैं, वो सभी ज्योतिषी हैं, इसीलिए तो सुनते हैं। अच्छा, जो उसको समझेगा ही नहीं तो वो सुनेगा क्यों? अर्थात आप भी ज्योतिषी हैं, इसीलिए विद्यार्थी की बात, ज्योतिष संबंधी चर्चा तो, विचार तो साझा कर सकता है। तो हम आपसे विचार साझा करते ज्योतिष से संबंधित। हमको ज्योतिषी नहीं है, लेकिन आपसे बहुत ज्ञान मिलता है जब आप सुंदर आप हमें कमेंट भेजते हैं। तो ये जो एक तो होता है षड्बल स्थान बल होता है, उसमें दिन बल होता है, रात्रि बल होता है, अयन बल होता है, प्रहर बल होता है, पक्ष बल होता है, मास बल होता है। ये इस प्रकार से षड्बल का निर्माण होता है।
वही जो षडवर्ग होता है, इसमें एक सूर्य कुंडली और एक लगन कुंडली और एक चंद्र कुंडली और होरा कुंडली और दृष्टान कुंडली और 6वें नंबर पे आती है चतुर्थांश कुंडली। ये षडवर्ग में आती है, ये षडवर्ग का पार्ट है। तो अच्छा, लगन कुंडली से शरीर और स्वभाव को भली भांति जाना जाता है और विशेष कोई घटना भी लगन कुंडली से जानी जाती है, क्योंकि लगन कुंडली ही मूल कुंडली है। और जहां पर चंद्र कुंडली का विषय आ जाता है तो चंद्र कुंडली से मनोबल, मानसिकता के संबंध में विचार किया जाता है। वो जहां पर सूर्य कुंडली का विषय आ जाता है तो उससे क्या देखना है, आत्मा और व्यक्तित्व संबंधी विचार सूर्य कुंडली से करना चाहिए। मैं आपको ये मोटा मोटा बता रहा हूं। तो ये तीनों पार्ट षडवर्ग में ही आते हैं, लगन, चंद्र और सूर्य कुंडली, जिससे वो बनती है सुदर्शन कुंडली। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है होरा कुंडली, जिसको D2 चार्ट कहते हैं, D2 होरा कुंडली को। अच्छा, और इसमें विशेषता यह है कि इससे केवल धन संपत्ति देखी जाती है, आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाता है, अन्य से कोई विचार नहीं किया जाता है। और होरा कुंडली में केवल 2 ही राशियां होती हैं, 2 ही हाउस होते हैं, ये उसकी विशेषता है। 2 राशियां यानी 2 लग्न होते हैं, एक तो कर्क लग्न होता है और यानी अर्थात कर्क राशि होती है, और एक सिंह लग्न होता है या सिंह राशि होती है। इन्हीं 2 राशियों में फेस टू फेस 180 अंश पर ग्रह उपस्थित किए जाते हैं, और इस कुंडली से कितना व्यक्ति धनवान होगा, नहीं होगा, कितना धन आएगा, धन सरलता से आएगा कि धन परिश्रम और कठिनता से आएगा, धन रुक रुक करके आएगा कि बड़ी स्मूथली चला आएगा, अपने आप आएगा, दौड़ करके आएगा, या जो आया हुआ है वो भी चला जाएगा। ये होरा कुंडली बताती है मित्रों, याद रखना। और होरा कुंडली में अच्छा, क्योंकि प्रत्येक जो हमारे जो लग्न कुंडली है या सूर्य कुंडली है या चंद्र कुंडली है, इसमें हर भाव में 30 डिग्री होती है, 30 अंश होते हैं। लेकिन जो चौथे नंबर की जो कुंडली आती है, जिसे हम होरा कुंडली कहते हैं, उसमें दोनों पार्ट 15-15 अंश के होते हैं, अर्थात एक भाव के 2 पार्ट किए जाते हैं, 15-15 अंश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए वो होरा कुंडली कहलाती है। और धन संपत्ति का विचार, वैभव का विचार, ऐश्वर्य का विचार, धनवान होने का विचार, ये सारे विचार होरा कुंडली से ही करने चाहिए। अच्छा, 5वें नंबर पे आती है दृष्टान कुंडली, इसको D3 चार्ट कहते हैं। इससे क्या देखेंगे कि भाइयों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपके भाई बंधु कैसे रहेंगे, उनसे आपकी पटरी खाएगी कि नहीं खाएगी। केवल भाई बहनों का जो विचार है ये दृष्टान कुंडली से किया जाता है, इसको D3 चार्ट कहा जाता है। और दृष्टान राशि के 3 पार्ट कर दिए जाते हैं, 30 अंश के, यानी 3 दृष्टान होते हैं। अच्छा, जो 6वें नंबर पर कुंडली आती है, जिसको कहते हैं चतुर्थांश, उसका नाम तो चतुर्थांश है, लेकिन वो 6 नंबर पर आती है, किसमें, षडवर्ग में। अंतिम षडवर्ग में अंतिम कुंडली है चतुर्थांश कुंडली, यानी D4 चार्ट, D4 नाम से वो चार्ट बनता है। अच्छा, चतुर्थांश कुंडली D4 से क्या देखना चाहिए कि भाग्य संबंधी विशेष रूप से इस कुंडली से विचार किया जाता है, और इसमें 7.5 अंश के और पार्ट बनाए जाते हैं। एक राशि के 4 भाग होते हैं, यानी 4 ही चतुर्थांश होते हैं, 5वां चतुर्थांश नहीं होता है, इसीलिए इसको 4 भागों में विभक्त किया जाता है, और 7.5 अंश के 4 भाग होते हैं। अच्छा, इससे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर षडवर्ग के बाद आ जाता है षोडश वर्ग। षोडश वर्ग में
और जो D7 चार्ट बनता है, यानी जिसको D5 कहा जाता है, उस कुंडली का नाम है पंचमांश कुंडली। 7वें नंबर पर आती है, किसमें? षोडश वर्ग सारणी में। अच्छा, षोडश वर्ग सारणी में एक राशि के 16 भाग किए जाते हैं, यानी 30 अंश का 16वां भाग और षड्वर्ग कहलाता है। अच्छा, पंचमांश कुंडली से क्या देखा जाता है? ज्ञान और विवेक के संबंध में, केवल ज्ञान और बुद्धि विवेक के संबंध में इस कुंडली से ज्योतिषी को विचार करना चाहिए। इसके 5 खंड होते हैं एक राशि के, यानी कि 5 ही पंचमांश होते हैं, 6वां नहीं होता, जिसमें कि हर पंचमांश 6 अंश का होता है। लगन कुंडली का 5वां भाग, यानी कि अगर हम लगन कुंडली से 5वें भाव होते ही तो विशेष उच्च शिक्षा, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, मंत्रणा शक्ति, निर्णय शक्ति, ये तो विचार करते हैं, तो इसीलिए उसका नाम है पंचमांश कुंडली। इससे यही विचार करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई विचार करना आवश्यक नहीं है इससे। अच्छा, फिर D6 एक चार्ट आता है जो 8वें नंबर की कुंडली है, वो है षष्ठांश कुंडली। षष्ठांश, षष्ठ्यांश नहीं, षष्ठांश कुंडली। अच्छा, इसको षष्ठांश कुंडली क्यों कहा जाता है? क्योंकि 6वें भाव से ही तो रोग है, ऋण है, शत्रु है, मुकदमा है, ये सारे विचार 6वें भाव से किए जाते हैं, इसलिए उसका नाम है षष्ठांश कुंडली। यानी कि एक राशि के 30 अंशों के, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होती है, उसके 6 पार्ट किए जाते हैं, यानी षष्ठांश कुंडली 6 प्रकार से बन जाती है। 6 राशियों से उसके 6 पार्ट होते हैं एक राशि के, तो 6वां अंश और षष्ठांश कहलाता है। तो इससे केवल क्या देखा जाएगा? रोग है, ऋण है, शत्रु है, मुकदमा है, लड़ाई है, झगड़ा है, झंझट है, पहलवानी है, व्यायाम है, परिश्रम है, ये सारे विचार षष्ठांश कुंडली से ही करने चाहिए। अच्छा, इसके बाद षोडश वर्ग में एक कुंडली और आती है जिसका नाम है सप्तमांश कुंडली, सप्तांश कुंडली, जिसका नाम है D7 चार्ट। अच्छा, इस कुंडली से क्या देखना चाहिए? पुत्र और पौत्र, पुत्र और पौत्रादि के संबंध में अगर पुत्र पर विचार करना है, पुत्र होगा कि नहीं होगा, क्या पुत्र होंगे, पुत्र कैसे रहेंगे, उनके भी पुत्र जो आपके जो परिणाती होंगे, जिनको पौत्र कहा जाता है, वो पुत्र पौत्रादि का ज्ञान का जो संबंध है वो सप्तमांश अर्थात D7 चार्ट से हमको करना चाहिए। और इसका एक खंड जो बनता है, इसमें केवल 7 ही राशियां होती हैं, इसके साथ एक राशि के 7 खंड किए जाते हैं और हर खंड लगभग 4.29 अंश का बन जाता है। 7 टुकड़े किए जाते हैं एक राशि के, तो 7वां जो अंश बनता है वो सप्तमांश कुंडली कहलाता है। अच्छा, इससे आगे आती है षड्वर्ग में 10वें नंबर पर जो कुंडली आती है उसका नाम है अष्टमांश कुंडली। अच्छा, लगन के 8वें भाव से क्या विचार किया जाता है? आयु का विचार किया जाता है ना। तो अष्टमांश जो कुंडली होती है, जो षोडश वर्ग के अंतर्गत आती है, उससे केवल आयु के संबंध में हमको विचार करना चाहिए। लग्न कुंडली से भी 8वां भाव देखना चाहिए, चंद्र कुंडली से भी 8वां भाव देखना चाहिए, और सूर्य कुंडली से भी, यानी सुदर्शन पद्धति से विचार कर लेने के बाद भी आयु के संबंध में और अष्टमांश कुंडली भी विचारणीय है यदि आपको आयु पर विचार करना है। और अष्टमांश जो कुंडली होती है जिसमें एक राशि के 8 पार्ट किए जाते हैं, यानी कि हर पार्ट 3.75 डिग्री का हो जाता है। इसके बाद उसी षोडश वर्ग में नवमांश कुंडली आती है जिसको D9 चार्ट कहा जाता है। अच्छा, कुंडली के
भाग्य स्थान जो लग्न कुंडली का जो 9वां भाव होता है, तो ये तो भाग्य के विषय में विचार करना है तो लगन से भी 9वां भाव देखो, नवमेश को देखो, चंद्र कुंडली से 9वां भाव और नवमेश को देखो, सूर्य कुंडली से 9वां भाव और नवमेश को देखो, और इन सबसे कंफर्मेशन लेने के बाद और नववांश कुंडली से भी भाग्य देखना आवश्यक है यदि आपको सही विचार करना है। अच्छा, भाग्य से कौन जुड़ा हुआ है? अच्छा, भाग्य किसके अधीन है? कन्या का भाग्य पति के अधीन है और पति का भाग्य कन्या के अधीन होता है। इसीलिए इसमें केवल पत्नी के संबंध में, अर्थात पति के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में, विवाह के संबंध में, प्रणय सूत्र के संबंध में इसको विचारणीय कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का सबसे प्रमुख पार्ट है। क्योंकि जैसे लगन बहुत प्रमुख है और लगन के सामने वाला भी तो बहुत प्रमुख है, अर्थात इस नवमांश कुंडली जो षोडश वर्ग में आती है, जिसको D9 चार्ट कहा जाता है, जो 11वें नंबर की कुंडली है, जो नवमांश कुंडली है, उससे केवल पति पत्नी के यानी प्रणय संबंधों के विषय में विचार करना चाहिए। पति कैसा होगा और पत्नी कैसी होगी उससे भी विचारणीय विषय है। अच्छा, अब आती है दशमांश कुंडली जो D10 चार्ट कहलाता है, यानी कि 12वें नंबर की कुंडली, यानी षोडश वर्ग की अंतिम कुंडली। मित्रों याद रखना, षोडश वर्ग किसे कहते हैं, षडबल किसे कहते हैं, षडवर्ग किसे कहते हैं, सुदर्शन पद्धति किसे कहते हैं, ये आपको ज्ञान होना आवश्यक है। दशमांश कुंडली जो D10 चार्ट कहलाता है, इससे केवल राज्य क्षेत्र की, कर्म क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र की, व्यवसाय क्षेत्र की, सर्विस क्षेत्र की, आजीविका क्षेत्र की, कि आपको कौन सा काम करना है, किस क्षेत्र में आपकी सर्विस लग सकती है, उसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन लग्न कुंडली पहले देखें, लग्न कुंडली से 10वां भाव विचार करें, उसके बाद में चंद्र कुंडली से भी 10वां भाव विचार करें, सूर्य कुंडली से यानी सुदर्शन कुंडली से विचार करने के पश्चात और D10 चार्ट जिसको दशमांश कुंडली जो 12वें नंबर पे आती है षोडश वर्ग में, जो अंतिम वर्ग है षोडश वर्ग का, उससे भी विचार करना आवश्यक है। यदि इन चीजों पर आप कार्य क्षेत्र में विचार कर रहे हैं, किस प्रकार के कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, धर्म करेगा, अधर्म करेगा, तो ये सम्मान कैसा रहेगा, ये सारा विचार D10 चार्ट से यानी कि षोडश वर्ग के अंतिम कुंडली से करना चाहिए। अच्छा, इससे आगे दशमांश कुंडली से आगे आती है एकादशांश कुंडली, जो 13वें नंबर की कुंडली। अब विषय षोडश वर्ग की तरफ चल रहा है मित्रों, षोडश वर्ग, हाँ सॉरी, अब ये जो विषय है ये आगे बढ़ाया जा रहा है कि कुंडलियां तो 60 होती हैं ना, और 108 भी होती हैं। कुंडलियां जितनी बढ़ाते जाओगे, अर्थात किसी चीज को खुली हुई आंखों से देखना, उसके बाद में खुली हुई आंखों पर हो सकता है धोखा हो जाए, चीज छोटी बड़ी दिखाई दे रही हो, सफेद काली दिखाई दे और काली सफेद दिखाई दे, तो पहले तो खुली हुई नेत्रों से देखें, फिर हमको चश्मा लगा करके देखना चाहिए, फिर हमको लेंस लगा करके चेक करना चाहिए, फिर उसको दूरबीन से चेक करना चाहिए, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन। जब तक आप केवल पेड़ के पत्ते गिनते रहें, फल देखते रहें, उसकी शाखाएं देखते रहें, उसका टहनी देखते रहें, उसका तना देखते रहें, लेकिन ये कुंडलियां उसकी तह तक, उसकी जड़ तक जाने को बताती हैं। तो आज में तो केवल यही अपने विषय को विराम देंगे। यदि आपको शायद ये विषय पसंद आएगा तो मैं इसे लास्ट तक आपको बताऊंगा और समझाऊंगा
कि किस कुंडली से क्या विचार करना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है। बहुत कुछ बताने को बाकी है, ये विचार मैं आपके साथ साझा करता रहूं। आप जैसे विद्वानों के साथ में यही कामना है और यही भावना है। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।